कुछ लाइनें गुजर यार मैं पूरी जाएगा, फैमिली को सुनाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ध्यान सुनना। गुजर जाएगा। मुश्किल मुश्किल बहुत बहुत है, है मगर मगर वक्त वक्त ही ही तो तो है, है। गुजर गुजर जाएगा, जाएगा, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। जिंदा जिंदा रहने का रहने का ये जो जो ये जज्बा जज्बा है, है फिर फिर उभर उभर आएगा। आएगा, गुजर गुजर जाएगा, जाएगा, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। वक्त ही तो है, गुजर रही है। वाह, बहुत अच्छी लाइनें बोली हैं सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ एकदम? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आज हमारे सी एस टॉक्स की सीरीज का सेशन नंबर 4 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और आज का सेशन जो आज हमारे सामने गेस्ट आने जा रहे हैं सर, उनका पहले मैं नाम बता दूं, उनके बारे में फिर आपको बाद में बताऊंगा। नाम है उनका सी एस रोनित जैन। ऑल इंडिया रैंक 9 उनका सी एस प्रोफेशनल में आया था। और काफी सारे बच्चों को ना डाउट्स आते हैं, सर क्या फेल होने के बाद भी रैंक आ जाता है? आपको मैं आज लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जिनका सी एस प्रोफेशनल पहले अटेम्प्ट के अंदर 9 के 9 पेपर क्लियर नहीं हुए। और जब उनके 9 पेपर क्लियर नहीं हुए ना, उनको इतना धक्का लगा कि मेरे 9 के 9 पेपर में सिंगल पेपर भी क्लियर नहीं हुआ। अगले अटेम्प्ट में 125 नंबर की ग्रोथ के साथ ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आना, सर ये छोटी बात नहीं। मैं कहता हूं जब आपके 9 पेपर, अगर आपके 2 पेपर क्लियर ना हो, हमारी हालत खराब हो जाती है। उनके 9 पेपर क्लियर नहीं हुए, उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट की कि अगली बार तो मुझे रैंक लेके आना है, क्योंकि इस बार मेरे क्लियर नहीं हुए ना, अगली बार पास नहीं होना, मुझे रैंक लेके आना है। ऑल ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आना। सर कमाल कर दिया उस बच्चे ने। एग्जीक्यूटिव पता कैसे निकला? उस एग्जीक्यूटिव कैसे निकला वैसे चलो मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा, वो रोनीत ही बताएंगे, अभी उनको हम ऐड करेंगे। बट एग्जीक्यूटिव उन्होंने दोनों ग्रुप निकाले, सेट ऑफ से निकाले। मतलब कमाल की बात देखो सर, एक एक ग्रुप में ज्यादा नंबर थे, दूसरे में कम थे, आपस में सेट ऑफ होकर एग्जीक्यूटिव के बहुत ग्रुप निकले। प्रोफेशनल पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगले अटेम्प्ट में बच्चे ने 9 के 9 पेपर दिए और ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आना, सर वाकई कमाल की बात है। और आज उनसे हम डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे। और खुशखबरी पता है क्या? आज रोनित, मुझे इतना प्राउड फील होता है, आज रोनित इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं ट्रेनिंग के भी, मैंने कहा था मैं ट्रेनिंग के सेशन लेके आऊंगा। आज का सेशन तो नहीं, अगले सैटरडे संडे, मतलब अगले सैटरडे और संडे 2 सेशन आपके ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे जी। तो जिन बच्चों के जो भी ट्रेनिंग के डाउट्स हैं, फटाफट से इस वीडियो के चैट बॉक्स में डाल देना वीडियो खत्म होने तक। ठीक है, मतलब सारे डाउट्स डाल देना, ताकि ट्रेनिंग के जो भी आपके डाउट्स होंगे अगले सैटरडे संडे, जितने भी आपके ट्रेनिंग के डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से रोनित को ऐड करते हैं। बच्चा वेट कर रहा होगा कि हाय राम, सर ने मुझे ऐड ही नहीं किया। एक बार क्लैपिंग के साथ यार, क्लैपिंग के साथ रोनित का स्वागत करेंगे। एक बार फटाफट से मैं रोनित को ऐड करता हूं जी। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। ऑल इंडिया रैंक 9 के लिए रोनित के लिए बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिनका पहली बार में क्लियर ना हो उसके बाद रैंक लेके आना, सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। गुड इवनिंग रोनित, गुड इवनिंग। रोनित आपको मेरी आवाज आ रही है? रोनित आपकी ना ऑडियो ऑडियो बंद है, ऑडियो। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया सर। और सुनाओ यार रोनित, बहुत दिनों के बाद आपको देखे, मजा आ रहा है आपको देख के। और बताओ क्या हाल चाल है? सर बढ़िया सर, आप बताइए। आपको मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसे देखते हैं, क्योंकि अभी मतलब लेक्चर्स वगैरह आपके देखते हैं, बट अब थोड़ा सा वो रुझान भी है, जो है पहले वो पढ़ने का होता था और अब ऐसा है कि सर को देखना है। वो तो है तो बहुत। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपको शायद पता होगा, हमने ना एक सीरीज स्टार्ट की थी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपसे मैंने डिस्कस भी किया था कि मेरे दिल में यह था कि मतलब जो लोग लाइफ में अचीव कर चुके हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे ना, तो बच्चों की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बढ़ती है। और मैं ना अभी जी आपके बारे सर। में थोड़ा बहुत बता रहा था कि आपने एग्जीक्यूटिव निकाला, आपके ग्रुप आपस में सेट ऑफ हुए थे। ठीक जी है। और प्रोफेशनल आपका पहला अटेम्प्ट निकला नहीं था। जी जी जी, और फिर पहला 120, मेरे ख्याल से 125 मार्क्स आपने मुझे बताया कि यस सर, यस। 125 मार्क्स की ग्रोथ के साथ आपका ऑल इंडिया रैंक 9 आया। जी सर। तो मतलब ये बहुत कमाल की बात है। और मैं कहता हूँ कि पहली बात तो देखो, कई बार क्या होता है कि 9 पेपर में से अगर 2 पेपर भी ना निकले हैं, एक ग्रुप भी ना निकले ना, तो अगली बार हम सोचते हैं कि मतलब हम क्या करें। पर आपने 9 के 9 पेपर दोबारा दिए और फिर ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आना, देखो सिंपल सी बात है, छोटी बात तो नहीं है। चलो आज मैं कम बोलूंगा, आज मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूं कि आप अपनी थोड़ी सी पहले स्टोरी शेयर करो
कि क्या लाइफ में स्ट्रगल आई उस टाइम आपके सामने, जो आपने सीएस की जर्नी स्टार्ट की वहां से लेके प्रोफेशनल की जर्नी में जब तक आपका रैंक आया, मतलब वहां तक लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स थे जो आपने कहा यार आएंगे तो आएंगे बट मुझे रैंक लेके आना है, तो वो एक थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करो। सर एक्चुअली क्या, सीपीटी मेरा जब निकला तो सीएस के एग्जीक्यूटिव की जर्नी जो थी वहाँ से शुरू हुई। रोनित और थोड़ा सा ना माइक 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 थोड़ा सा पास कर लो, आवाज थोड़ी। यस हाँ सर, यस सर, यस जी। सर। अब सर आवाज़ क्लियर है सर? हाँ परफेक्ट। ओके। सर एक्चुअली मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी शुरू हुई थी मार्च 2018 से ओके। इंदौर में। और वहाँ से भी मेरा एम जो था रैंक के लिए था, बट क्योंकि अब सीपीटी के थ्रू हम आते हैं तो जब सीए सीपीटी है तो वो अकाउंट्स का हम लोगों का बेस तैयार करता है। ओके हाँ। और उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है लॉ का, तो थोड़ी इतना बेस मेरा प्रॉपर नहीं था। और एग्जीक्यूटिव के अंदर फिर मेरे लिए ऐसा हो गया कि अभी पास हो जाओ फिर रैंक देखेंगे, तो लास्ट लास्ट में मेरा जो है हिम्मत थी वो बिखर गई। बट हाँ, 2 ग्रुप निकालना था, उसकी मैंने वो कभी नहीं छोड़ी थी। और 2 ग्रुप मेरे निकले, सेट अच्छा ऑफ से निकले। आपके 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 एग्जीक्यूटिव में मतलब किस किस ग्रुप ने आपका सेट ऑफ करवाया? सर एग्जीक्यूटिव का सेकंड ग्रुप था, अरे मतलब सेकंड मेरा ग्रुप। ओल्ड सिलेबस था। अच्छा ना, मतलब सेकंड ग्रुप में ज्यादा नंबर थे? यस सर, और आप नंबर जान के भी हैरान हो जाओगे कितने नंबर जाना थे। कितने नंबर थे? सर 150 पे पासिंग होती है, मेरी 153 थे। और उसमें उसमें और उसमें फर्स्ट में 200 197। नहीं नहीं सर, उसमें थे 198। अच्छा तो 198। लाइक यस सर, यस, तो ओ वो शगुन के नंबर माय मुझे मिले गॉड। थे। मतलब एक नंबर आपका एक नंबर ज्यादा था मतलब। यस सर, एक नंबर ऊपर आ गया था। कमाल तो हो गया। 351 में टोटल हुआ, और वहाँ से मेरा निकला। और वहाँ उसके बाद प्रोफेशनल शुरू हुआ। तो प्रोफेशनल के साथ मैं सबसे पहली बात तो ये था कि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था, तो अच्छा। इतना कोई आइडिया था नहीं। और मेरी प्लानिंग जो थी वो पूरी बिगड़ गई, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता था कि कोचिंग जाना है, सर से बातचीत हो रही है, फिर पढ़ना भी है, फिर एक रूटीन था वो, और बिल्कुल। रूटीन डिस्टर्ब हो गया प्रॉपरली। और जब तक समझ में आया कि रूटीन बनता कैसे, तब तक अटेम्प्ट पास में आ गया था। तो दिसंबर में मैं कोई सीरियस नहीं था, मुझे कभी फील भी नहीं आया दिसंबर 19 में कि मैंने पेपर दे दिए। अच्छा। तो उसी वक्त में समझ में आ गया जब मुझे एग्जीक्यूटिव वाली फीलिंग अंदर नहीं आई। और मैंने एक वीडियो सुनी थी एक सर की, मैं नाम तो एकदम नहीं जानता, बट वो यूट्यूब पे आई थी, और उन्होंने कहा था कि जब आपको पेपर दे के फीलिंग नहीं आ रही ना पास होने की, समझ लो अपने अपन ने मक्कारी की है। बिल्कुल। तो वो क्लियर हो गया था कि आप, जब मेरे को एग्जीक्यूटिव वाली फीलिंग नहीं आई तो वो क्लियर था कि आप पास तो नहीं हैं अपन। फिर भी एक होप थी कि हाँ हो जाएंगे। और जब तीनों ग्रुप नहीं निकले तो थोड़ी सी डिमोटिवेशन आई थी 2 मिनट की, और फिर इसके बाद सिर्फ एंगर आ गया था कि अब जो बात है वो जो ड्यू डाई वाली होगी, और अब निकालना तो रैंक के साथ निकालना, तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपके अंदर तो एक गुस्सा, आपके अंदर ग्रुप तीनों ग्रुप ना क्लियर होने का गुस्सा आ गया था। देखो कई बार क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है और हम गुस्सा ना गलत जगह लगा देते हैं। आपने उस एंगर को राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। सर एक्चुअली गुस्सा इस बात पे था कि ज़िंदगी पहली बार फेल हुआ था मैं। अच्छा। तो लाइफ का फर्स्ट फेलियर मैंने देखा, अब लास्ट अच्छा खुशी थोड़ी सी थी कि मैं फेलियर कभी देखे नहीं थे, अच्छा। तो फेलियर भी देख लिया एंड टू एंड। मेरी माँ हमेशा कहती है कि फेलियर नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। तो फेलियर देखा, और उसके बाद एंगर हुआ, कन्वर्ट हुआ एंगर जोश में, एंड देन सिचुएशन मतलब पढ़ाई जो है आपकी शुरू हुई। और वो तब मतलब जून के साथ ही वो थी मेंटलिटी थी मेरी कि मैं जून के अटेम्प्ट के लिए ही पढ़ रहा हूँ। और मैंने पहले भी बोला था कि मेरा ऐसा तो होता था कि दिमाग में सिर्फ इतना घूम रहा है कि रैंक लानी है। और जब भी मैं मॉर्निंग में उठता था 4 बजे, तब मेरी प्रैक्टिस थी उठने की, और मैं उठता था तो नींद मुझे बहुत आती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम उठ रहा था 4 बजे। और उस वक्त मैं अपने आप से कहता था कि अगर आप सो गए, मतलब बेड आपके सामने है, स्टडी टेबल आपके सामने है, तो 2 पाथ हैं। अगर आप दोबारा फेल होना चाहते हो तो वो बेड है, कोई नहीं रोकेगा, घर वाले भी सो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, सो जाओ। और अगर थोड़ी सी ईमानदारी है तो स्टडी टेबल सामने पढ़ लो। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल। ऑनेस्टी रही, सिंसियरिटी रही, डेडिकेशन तक मैं एंड तक गया। लिंक मैंने पढ़ने की नहीं टूटी, क्योंकि स्पीड स्लो हुई थी, मैं एक्सेप्ट करूंगा इस फैक्ट को कि स्पीड स्लो हुई थी, क्योंकि पेपर पोस्टपोन होते जा रहे थे, कैंसिल हुए एंड में, तो स्पीड थोड़ी सी लो हो गई और थोड़ा सा मैंने हील दी, बट लिंक नहीं तोड़ी कैसे भी पेपर पढ़ने की, जो लिंक रहती है। और रिजल्ट जब आया तो फिर एक AIR था, हालांकि AIR तो एक्सेप्ट मैंने खुद ने मतलब भी किया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका रैंक आया तो उस टाइम क्या फीलिंग थी? मतलब मैं थोड़ा ना मतलब अपने आप को, मतलब मैं कहता हूँ आपको तो फीलिंग आई होगी, वो फीलिंग कैसी होती है कि जब आपका रैंक आता है और आप रैंक अपना रिजल्ट देखते हो? पहली बात तो पास देखना बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बाद फिर ऑल इंडिया रैंक देखना, और ऑल इंडिया मतलब 10 मतलब टॉप 10 में रैंक देखना, क्योंकि देखो रैंक भी 25 तक आते हैं ना। तो यस अब सर। टॉप 10 में रैंक देखना, तो वो फीलिंग क्या होती है उस समय? उस दिन आपने क्या फील किया?
सर उस दिन पहली बात तो ये खुशी हुई कि मुझे वापस से गवर्नेंस और ऑडिट नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने 2 ही सब्जेक्ट देखे थे, दोनों निकल गए। अच्छा। तो वो खुशी थी मेरी, गवर्नेंस और ऑडिट नहीं पढ़ना, क्योंकि वो थोड़े सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद फिर ये खुशी थी कि पास हो गए, क्योंकि पहले दिखता है पास पास पास, नंबर वगैरह तो ये बहुत बात की चीज़ें दिखती हैं। बिल्कुल। और जब नंबर देखे तो मुझे लगा अपना रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि अपन इतने पढ़ने वाले नहीं कि 524 आएंगे सीधे। अच्छा। तो वो मेरे को लगा ही नहीं मेरा रिजल्ट है, तो फिर मैंने 2-3 बार इंश्योर किया क्या मेरा ही है। और उसके बाद मन में आया कि अगर 500 क्रॉस हो चुका है तो रैंक जनरली आ जाती है इतने में। और तब भी 9 की नहीं सोची थी, तब भी मैं सोचा था 20-25 के आसपास तो आ गई, मतलब किस्मत रही तो आ गई होगी। तो जब रैंक लिस्ट खोली और ऊपर ही नाम देखा रोनित जैन, तो आई वाज शॉक्ड। शॉक्ड भी एक अच्छा वर्ड नहीं, आई वाज अमेज्ड टू सी द रैंक लिस्ट। मतलब वो तो एक फीलिंग ऐसी है, और वो speechless पेरेंट्स होगी। पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी उस दिन? मतलब जो माँ थी वो तो रो रही थी उस दिन, क्योंकि उनका ऐसा था कि उनकी खुशी के आंसू आ रहे थे जब मैंने पास बोला। और पापा का जब फोन आया था तो मैंने बोला कि मैं रैंक चेक कर रहा हूँ, मतलब बहुत खुश थे वो पापा। रोनित बहुत ज़्यादा रोनित खुश थे। रोनित मुझे ऐसा लगता है कितनी अच्छी बात होती है। देखो, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू लेकर आए, बट वो दुखी के ना हो, वो खुशी के आंसू हो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। यस सर, बहुत 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 मतलब बहुत अच्छी फीलिंग मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार ना कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू लेके आते हैं, वो दुखी के होते हैं। बट अगर वही आंसू अगर वो खुशी की हो ना, तो मतलब लाइफ चेंज हो जाती है कि यार वाकई आज हमारी जिंदगी सफल हो गई। ये सब वो फर्स्ट फीलिंग जो थी ना, मतलब मैं कहूँगा पास रैंक बहुत साइड हो जाएंगे मेरे लिए। जब फादर ने बोला आई प्राउड ऑफ यू, और माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो वो एक ऐसी खुशी, मतलब इनवैल्यूएबल, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जैसे। बहुत बढ़िया शायद अब रोनित। वो मौका आए कि नहीं आए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ लाइफ में वो मौका जरूर आएगा। और देखो, आपके आपके पापा ने उस दिन बोला ना कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यस सर, यस सर। मतलब अगर वो देखो, अगर पेरेंट्स ये बोल देना कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जब 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 बहुत घर वालों को बहुत आपके ऊपर प्राउड हो जाए ना, इट मीन्स आपकी जिंदगी एक तरह सफल हो गई, और ये आपने आशीर्वाद यस दिया है। और मैं तो यस बल्कि ये सर। कहता हूँ कि मेरी फैमिली का हर बच्चा ना, जिनके भी एग्जाम है, फटाफट से आशीर्वाद ले, और पेरेंट्स उनके बोले कि वाकई यार मुझे अपने बच्चे पे प्राउड है। मतलब वो दिन देखने वाला है। यस सर। चलो एक्चुअली रोनित, सर अच्छा। उसमें जी जी जी। एक्चुअली मैं क्या था ना, मेरा बस थोड़ा सा मिसिंग ये हो गया कि जब मेरा रिजल्ट आया था, तो अब जो रिजल्ट था वो 10:57 पे आ गया था। अच्छा। 11 बजे का टाइम था उसका ऑफिशियल में। 10:55 से मैं वेबसाइट पे था, वेबसाइट क्रैश हुई, तो मैं समझ गया कि रिजल्ट डल रहा है। उससे 2 मिनट डला और मैं बस में था, मतलब मेरा रिलीजियस प्लेस है यहाँ से कुछ दूर पे, तो वहाँ से मैं लौट रहा था। तो मैं पेरेंट्स के सामने नहीं था, बस वो थोड़ा सा मिस करा, क्योंकि उनके सामने रिजल्ट आता तो एक अलग फीलिंग होती वो है। तो है, वो तो है, वो तो है। बहुत बढ़िया रोनित। मतलब मैं कहता हूँ मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों से, मुझे भी सीखने को मिलता है। एंड थैंक यू सो मच स्पेशली कि मुझे आपने ऑफिस से टाइम निकाल के दिया। देखो, आपका ऑफिस चल रहा था, बट आपने फिर यस भी सर, टाइम यस सर। निकाल के दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इससे प्राउड फील होता है कि हाँ, मतलब बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा सर रोनित। एक्चुअली आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हो सर, मतलब हमने कभी आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आते हो सर। मतलब फैमिली भी आपके लिए एक्साइड हो जाती है, और हर स्टूडेंट आपके लिए बहुत ऊपर है सर। तो आपके लिए अगर मैं टाइम नहीं निकालता तो शायद ये बहुत चीटिंग जैसी होती। थैंक यू तो सो मच आपकी वजह रोनित। से रैंक आई है सर। अरे यार ऐसे मत बोलो। थैंक यू रोनित। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, मेरे नहीं इवन बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? और उसके आपने अपने एक्सपीरियंस से मुझे आंसर देना है कि जो आपने लाइफ में फील किया उसको आपने कैसे सही किया। आई थिंक रोनित पीछे कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, कोई पीछे मतलब आवाज आ रही है? रूम खुला हुआ है? सर रूम तो लॉक है, अच्छा शायद रूम के बाहर से कुछ। अच्छा अच्छा। सर ठीक है, घर तो मैं, छोटा है ना अभी तो। हाँ ये तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ 1 बाय 1, ठीक है? आपने उसके रिप्लाई करने हैं, मतलब आंसर देने हैं अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से। रोनी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब बच्चों को ना ये बहुत डाउट आता है प्रोफेशनल के अंदर कि एडवांस टैक्स का पेपर हम किस तरह से हैंडल करें, मतलब किस तरह से हम प्रिपेयर करें एडवांस टैक्स का पेपर, कि हम किस तरह से उसकी तैयारी करें। तो थोड़ा सा सर उसके बारे में बताओ एडवांस किस तरह से किया जाए। सर एडवांस टेस्ट के भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। नहीं। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप बोलते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी। आप रास्ते दिखा रहे थे, हम तो उसी रास्ते पे चल रहे थे। तो स्टार्टिंग वही थी कि मेंटलिटी, जैसा आप हमेशा बोलते हो कि प्रैक्टिकल अप्रोच से ही पढ़ना पड़ेगा टैक्स। आप फील करो कि क्लाइंट आपके सामने है या मैनेजर आपके सामने है और आपको उसको आंसर देना, तो वही प्रैक्टिकल अप्रोच से ही टैक्स पढ़ा जा सकता है। अगर आप टैक्स को इस तरीके से पढ़ रहे हो कि हाँ 40 लाना है, तो पहली बात तो मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बट 40 तो नहीं हो पाएगी।
बिल्कुल। अगर आपका टारगेट ही 40 का, तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो 100% टारगेट अचीव कर लेता है। बिल्कुल जब बिल्कुल आप बिल्कुल 100 का टारगेट करते हो तो आपके 60-70 टच होते हैं, बिल्कुल क्योंकि हमारे हाथ में बने ना। और पहला अप्रोच आपको रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल, जो मैंने रखा था, और दूसरा प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सीधा है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। मतलब टेक्स्ट का प्रैक्टिस मॉड्यूल बहुत से कर। जुड़ो। और प्रैक्टिस के लिए आपने वैसे मटेरियल, एक तो मेरे ख्याल से आपने मुझे बताया कि आईसीएसआई के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं आपने वो डिस्कस यस किए थे, और जो यस कुछ आपने सीए वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, मतलब किए यस थे मेरे ख्याल सर। या सर, मैंने सीए इंटर के आरटीपी एमटीपी करके रखा था, और सीए फाइनल का भी मैंने आरटीपी किया था। और हालांकि सीए फाइनल का मैंने पूरा आरटीपी नहीं किया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे, तो वो मेरे से नहीं बने थे, तो वो मैंने ठीक नहीं है। किए थे। और सीए में फाइनल का भी और सीए में इंटर, ये दोनों एग्जाम भी मैंने देके रखे मतलब थे, और सीए इंटर का भी मैंने आपने एग्जाम दे दिया मेनली जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, चाहे वो सीएस का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो सीएमए का हो, था। आपने यस सर। तीनों का मटेरियल आपने अच्छे से फॉलो किया था। यस सर, यस सर, अच्छा, मतलब उनका अप्रोच जो होता था। एक बात और बताओ, एडवांस टेक्स्ट में बच्चों के ना ये भी इशू आते हैं कि मतलब सर क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाएं, क्योंकि ना प्रोविजन बेस मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, तो आपका तरीका क्या था एग्जाम में उसको अटेंड करने का कि हाँ भाई सर मेरा ये पैटर्न था, इस तरह से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था एडवांस टेक्स्ट में। सर जब जब क्वेश्चन आया था, मतलब ये एडवांस रीडिंग का क्वेश्चन था, लोग कहते हैं कि लिखना भी कैसा रहता है पेपर के अंदर। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कट टू कट आंसर दिया। अगर वो पूछ रहा है कि एलिजिबल है क्या, तो मैंने बोला नहीं है या है, मतलब जो भी केस टू केस था। तो जैसे कि हमें बोलते कि वो एलिजिबल है एडवांस रीडिंग के लिए, तो मैंने लिखा कि एलिजिबल है वो पर्टिकुलर व्यक्ति, और क्यों है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो एलिजिबल है। बस इतना ही करके मैंने उसको छोड़ा था, और आप बिलीव नहीं मानोगे, उसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 के 5 दिए। मतलब एग्जामिनर को भी ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको उतना ही चाहिए जितना एग्जाम की नीड है। मतलब एग्जैक्ट वही, मतलब जो उसने पूछा है सेम पैटर्न पर वही लिख के आओ, बिना बात के अपनी कहानियां मत बना के आओ, मतलब वहाँ पे। यस सर। अब काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी होगा कि एडवांस रूलिंग भी समझाएंगे कि एडवांस रूलिंग क्या होता है, उसमें अथॉरिटी भी का, तो जो नीड ही नहीं थी उस पूरी क्वेश्चन के अंदर। तो ये एक अप्रोच भी है, तो जितना पूछा उतना दो। और प्रैक्टिकल में सर जैसा आप कहते हो कि मेरा पहले पूरा सॉल्व करो, और नीचे उसके नोट्स जरूर मेंशन करो। तो मैंने अगर कोई फैक्ट अज्यूम भी किया है ना, तो वो मैंने लिखा है कि आई एम अज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन है। ये बहुत बड़ी आपने बात बोली है। एक बार मैं क्लास के अंदर ही बोलता हूँ कि वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, क्योंकि Yes, अगर आप sir. क्वेश्चन के बाद अगर वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं नंबर काट लेगा। हाँ सर, उसको स्कोप मत दो नंबर काटने का, क्योंकि वो बहुत नंबर बढ़िया, काटने के लिए बैठा है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू रोनित, थैंक यू। एंड सेकंड क्वेश्चन रोनित मेरा ये है, जो बच्चों को नॉर्मली आता ही आता है कि मतलब पहली बात तो आपने 9 पेपर पहली बार दिए, ठीक है, आपके वो 9 के 9 पेपर क्लियर नहीं हुए, उसके बाद फिर 9 पेपर आपने एक साथ निकाले, 125 नंबर का इंक्रीमेंट आया और रैंक भी आया, तो आपने उस 9 पेपर को एक साथ हैंडल कैसे किया? मतलब कई बच्चे ना हैंडल नहीं कर पाते, मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि 9 महीने में 3 पेपर ही हैंडल नहीं कर पाते, 9 तो छोड़ो, मतलब कई बार ये चीज सर देखने का ही है कि 9 महीने हैं वो 3 पेपर हैंडल नहीं कर पा रहे, 6 हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपने उस 9 पेपर को कैसे हैंडल किया कि नहीं मुझे इनको देना भी है और क्लियर भी मुझे करना है? सर एक्चुअली उसके लिए क्या होता था, मैं हमेशा एक कॉपी और पेन, जो मेरी आज भी हैबिट है, मैं पहले क्या बनाता था, पूरा प्लान एक जो होता है ना वो तैयार करता था मैं, लेआउट कि कैसा 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 रहेगा, क्या स्टेप रहेगा, और उसके बाद एक टू डू लिस्ट या टाइम टेबल हमेशा फॉलो अप रहता था कि एक मॉडल है वो तैयार हो गया कि इस बेस पर हमें चलना है। तो इससे क्या होता है ना कि आप टाइम यूटिलाइजेशन सीख जाते हैं, बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले यही सीखना है कि टाइम यूटिलाइज करना कहाँ है और करना कैसे है। तो मेरा फॉलोअप क्या, मतलब मेरा पैटर्न क्या होता था पढ़ने का, जैसे आज मैंने लिया कि हाँ ठीक है अब मैं सब पहला रिवीजन लेना है, जैसे तो सुबह कौन सा सब्जेक्ट होगा, दोपहर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, खाना खाने के बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा, सोना भी है तो सोना कितनी देर होगा, या मंदिर जाना तो उस वक्त कितना टाइम रहेगा, कितना, और कुछ चीज़ें कट करनी होती हैं इसमें। जैसे मैंने सोशल मीडिया पूरा छोड़ दिया था, मैं व्हाट्सएप तक डिलीट कर चुका था अपने यहाँ से, कि क्योंकि वो नीड ही नहीं है, वो आप हटा दो सही। बिल्कुल। टेलीग्राम हट गया, व्हाट्सएप हट गया, सब हट गया थे मेरे साइड से। तो अब ये है कि अब टाइम अच्छा, बच गया, मतलब टेलीग्राम व्हाट्सएप सब हटा दिया था आपने? सब टोटली मतलब हटा दिया था मैं, आज तो भी नहीं नहीं, टेलीग्राम। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं और रैंक भी हमारा आ जाए? सर एक चीज़ हो सकती है ना सर, दोनों चीज़ें थोड़ी हो सकती है। नहीं, कई बच्चे सोचते हैं पूरा दिन नालायक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जैसे उनका सोशल मीडिया से ही रैंक आएगा, मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता। सर पता नहीं मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या है सोशल मीडिया में, मतलब आज भी लोग मुझे कहते हैं कि अब कि आप इंस्टा बना लो, फेसबुक बना लो, बट अब इच्छा खत्म हो गई, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं इतना सोशल में हो ही नहीं का कहीं से कहीं तक। तो जितनी नीड है आज भी उतनी बस। हाँ, तो मतलब सर वो
बहुत मतलब ज़्यादा। मेरे अकॉर्डिंग आप यूज करो बट लिमिटेड यूज करो, जितना आपको लगता है कि हाँ, हाँ भाई यूज करना है। जितना लगता है उतना आप यूज़ करो उसके बाद। और अच्छा एक एक बात। मेरी हमेशा हैबिट होती थी कि जब आपके स्टूडेंट दरबार आते थे उसको मिस नहीं करना है, अगर आप, क्योंकि एडवांस टैक्स हमारा मेन कंसेप्ट होता ये ना ये था, मैं स्टूडेंट ये दरबार मिस नहीं करना है रोनित, जैसे। आपने ये बात बोली है और मैं बच्चों को ना बोल बोल के थक गया हूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता। पिछली बार ना, मतलब पिछली बार क्या, अभी इस बार के एग्जाम में जो अभी अगस्त में एग्जाम किया है, आप हैरान हो जाओगे। मैंने 35 लेक्चर जीएसटी के रिवीजन के डाले हैं यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद मैंने मोर देन इनफ। प्रोफेशनल वाले बच्चों के, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, आपके 40 से 45 स्टूडेंट दरबार हैं, एग्जीक्यूटिव के 40 से 45 है, और बच्चा वो देखता ही नहीं है। और मैं बच्चों को ना कह कह के थक गया कि मतलब यार, मतलब मैंने जब डाल दिया उसके बाद भी आप नहीं देख रहे, कितनी बड़ी गलत बात हो जाती है। और वही आप कह रहे हो कि स्टूडेंट दरबार से आपको बेनिफिट मिला। हाँ सर, क्योंकि सर मुझे अभी भी याद है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था पेपर में, और वो आपने बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें आप रिवीजन करा रहे थे, और मैंने वो देखी थी, और उसमें कस्टम का वही क्वेश्चन था, और आपने जो कंसेप्ट दिया था वो एग्जाम में काम आ गया, तो उससे मेरे नंबर पूरे से सेव हो गए। तो ये है, मतलब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम खुद से कर लें, कई चीज़ें आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडेंस तो लगेगी, प्रोफेशनल एग्जाम में। बिल्कुल। तो जो सर स्टूडेंट आपने स्टूडेंट दरबार डाले या रिवीजन कंसेप्ट डाला, वो बेनिफिट होता ही है। बहुत बढ़िया, मतलब मेनली ये है, आपने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं कि एक तो पहली बात तो आपका टाइम टेबल पूरा तैयार हो, कि टाइम टेबल मतलब सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल पूरा तैयार हो कि किस तरह से आपको पूरा दिन यूज करना है। उसके पैटर्न के अगर बेस पे चलोगे तो आपके 9 पेपर भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। यस सर। एंड सर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको पहले प्लान तैयार रखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन से पहले, बहुत बढ़िया, और बहुत प्लान को बढ़िया। एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। मतलब प्लान क्योंकि भी अगर तैयार मैं हो और एग्जीक्यूशन भी प्लान को जरूरी है। एग्जीक्यूशन तैयार बिल्कुल। जरूरी है, सर प्लान बन गया एग्जीक्यूटिव में तो फिर क्या फायदा। फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। और ये तो प्लान है। सर रीजनेबल होना है, मतलब प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो। तो बहुत एक जो बढ़िया। इस टाइप आपको इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब आप एकदम अगर ऐसा हो गया कि नहीं अब मुझे 900 में से 800 ही टारगेट करके चलूंगा मैं, तो अब अपनी भी स्पेसिफिक भी देखना पड़ेगा कि आपकी वो एबिलिटी है क्या, अचीवेबल है भी क्या वो हाँ, टारगेट। मतलब हमारी बॉडी उतना बर्डन अडोप्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली सर, भाई एग्जैक्टली। सिंपल सी आपको बात है। वर्डन देख, हाँ सबसे बड़ी बहुत चीज़ है, बढ़िया। करना आपको ही वेरी है ना, गुड। इसलिए एट द एंड। वेरी गुड रोनित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू सो मच अच्छा सर, थैंक एक यू। क्वेश्चन और है मेरे पास, बच्चे का आया हुआ है कि आईसीएसआई हमसे क्या डिमांड करता है। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, मैं एक सिंपल सा थोड़ा बता रहा हूँ, सिंपल सा हर बच्चे के मन में क्या आता है। इवन मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब बच्चा फेल हो जाता है ना, तो ना बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, 99% बच्चा मैं कह रहा हूँ कि वो ये बोलता है कि गलती मेरी नहीं थी। मतलब या तो वो कहता है कि आईसीएसई का रिजल्ट कम आता इसलिए फेल हो गया, ठीक है, या वो कहता है कि मेरे घर में शादी थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्यूज तैयार है पहले से। तो क्या हम एक्सक्यूज देकर कभी लाइफ में पास हो सकते हैं? और नो मतलब हमसे आईसीएसई क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करें और पास हो जाए? सर, आईसीएसआई आपसे पहले बात तो आप एक्सपेक्ट करता है ईमानदारी टुवर्ड स्टडी, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, और यहाँ वो नहीं है कि आप क्रैम करके चले गए और ये करके चले गए तो आप पास हो जाओगे, ये कोई वो नहीं है। एक प्रोफेशनल की तरह आपको सोचना पड़ेगा, पहला। दूसरा सर ये है कि एक्सक्यूज़, मतलब मैंने अपना जब फेल हुआ था तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूँ। तभी तभी आपका रैंक आया। हज़ार कारण थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ रोनिन, तभी आपका रैंक आया। इट मींस आपने आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई मेरी गलती थी इसलिए फेल हो गया, तभी आज का रैंक आपका रैंक है। मैं आज लिख के देने को तैयार हूँ, अगर आप ये नहीं मानते ना कि मेरी गलती थी, मे भी आपका रैंक ना होता। सर मे भी मैं पास भी ना होता, रैंक तो बिल्कुल। बहुत दूर के साथ पास भी नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्कुल। जब आप ये बोलते हो ना कि गलती दूसरे की है, आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी मुक्त हो चुके, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो गए ना, आप तो गलती है ही नहीं आपकी। तो बिल्कुल। आप क्या करोगे, जो पहले जो आपने किया था और आप वही दोहराओगे तो रिजल्ट तो वही आएगा जो पहले आया बिल्कुल। था, उसमें कोई बिल्कुल। चेंज थोड़ी है। जब बिल्कुल। आप गलती एक्सेप्ट करते हो तो अब आप ये सोचोगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे गलती एक्सेप्ट करने के बाद, गलती हुई का। फिर बिल्कुल। आप थर्ड स्टेप पे आते हो कि भैया उस गलती को अब जो है सुधारा जाए, उसको फाइनल मतलब गुड किया जाए, तो मेक योर मिस्टेक गुड, एक हम बिल्कुल। लॉ में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको कई चीज़ लॉ भी सिखा देता है। ये तो है, मतलब तो अपनी गलती हमें माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसको ढूंढना पड़ेगा गलती कहाँ हुई है। अगर उसको एग्जैक्टली इम्प्रूव सर, करेंगे तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। सर एक कंपनी एक्ट में प्रोविजन है, मतलब कि आपका जो है पहले जो ऑफेंस कंपाउंड होता है,
तो आप नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आप वो अफर्स मत करो, नहीं तो आपको जेल जाने का सौभाग्य और फाइन का सौभाग्य मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई बिल्कुल, दो राय बिल्कुल। नहीं, कोई कंपाउंडिंग नहीं। बिल्कुल। तो ये रिपीट आपके ऊपर भी लगेगा, भले ही आप कम्युनिटी लॉ में नहीं हो, आप उसमें नहीं कर रहे, अगर आपने जो ऑफेंस आपने अभी किया है पास्ट एग्जाम में आप वो करोगे तो आप पता ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एग्जाम मतलब पास भी किए थे आईसीएस वो भी वापस ले लिए, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, भी फेल बिल्कुल। कर दो और बहुत बुरी तरीके से फेल करे, तो नहीं। ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल नहीं, ये तो है। मैं नॉर्मली ना क्लास में एक बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपके मान लो एक हाथ में खुजली हो रही है, एक हाथ में खारिश हो रही है, तो कई बार हम कहते हैं ना कि हाथ में खारिश हो तो पैसे आने वाले होते हैं। ठीक है, कई बार यस हम बोलते हैं, मतलब कहावत है कि हाथ में खारिश हो ना पैसे आने वाले। पर अगर आपके डेली हाथ में खारिश हो रही है ना, इट मीन आपके दांत घाट खुजले की बीमारी है फिर। मतलब सिंपल सी बात है भाई, यस अगर आप एक बार फेल हो गए और आप उसे सीख नहीं रहे और बार बार फेल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं रीजन है ना, क्योंकि एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट आपको ही फेल क्यों कर रहा है, बाकी बच्चे पास क्यों हो रहे हैं। वो तो तो कर रहे उस हैं। कमी को जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी पास हो जाएंगे, ये तो है रोनित। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा रह गया, आईसीएसआई हमसे क्या डिमांड करता है? ईमानदारी तो आपने बोल दी, और सेकंड चीज पेपर में हम क्या प्रेजेंट करके आए? सर पेपर बेस्ड अप्रोच चलेगा, मतलब अगर आप पेपर जैसे मैं प्रोफेशनल का पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, मतलब थ्योरी बेस्ड पेपर है, जैसे गवर्नेंस है, ऑडिट है, तो आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ डिमांड होती है, जैसे अगर फॉरेंसिक ऑडिट है तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन भी देनी है, टाइप्स भी देखो, खुद ही लिख रहा के टाइप्स दे दो, तो भी हल्का हल्का में देना पड़ता है कि फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है, क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड पेपर है। प्रैक्टिकल में लॉ में ये गलती नहीं होती है, वरना एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गई है, क्योंकि इसका कारण है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी हूँ, टाइम बहुत कम होता है। ये तो है। बिल्कुल, टीसीएस वगैरह पेपर चेक करते हैं, और टीसीएस के पास जनरली क्या होता है ना, क्लाइंट से फ्री होता है, बिल्कुल, तो वो क्या अब उतना टाइम डिवोट करेगा, और आईसीएसआई खुद बोल देती है कि आपको इतना पेपर पे टाइम डिवोट करना है, तो वो बिल्कुल, उसका हाथ बंदे हैं ना, वो थोड़ी घंटों बैठ के देखेगा आपके कि हाँ 3 पेज फालतू क्या, चौथे पेज में मिलेगा, वो काट देगा, बिल्कुल। शुरू में काट देगा वो। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिकल और लॉ में कट टू कट चलना है, और थ्योरी में भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना है, बट उसको थोड़ा सा डिपेंड ऑन द मार्क्स, वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये आईसीएस डिमांड करता है, मतलब जितना आप टू द पॉइंट रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। बहुत बढ़िया रोनित, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट क्वेश्चन बस आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन बच्चे का ना, प्रोफेशनल वाले बच्चों का ये रहता ही रहता है, मतलब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा जब आप पढ़ रहे थे, कि मेनली प्रोफेशनल के, मतलब जब बच्चा प्रोफेशनल के एग्जाम देता है तो उसके दिमाग में ना क्वेश्चन ये आता है कि मतलब क्या हम पेपर, पहली बात तो पेपर क्या हम पूरा 100 नंबर का करके आना चाहिए, ठीक है, और क्या हम कम नंबर का करके आए, और दूसरी बात बच्चा ना ये कहता है कि सर मतलब हमें ना याद नहीं आ रहा, मतलब हमारा चलते चलते हाथ रुक रहा है। तो ये क्या रीजन होते हैं कि हमें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आता या चलते चलते हाथ रुक रहा है? एक क्वेश्चन तो ये है, एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या हमें पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए या कम अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए? सर एक्चुअली अटेम्प्ट आपको 100% करना पड़ेगा, इसका बिल्कुल। कारण है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि, जैसे मेरे दोस्त भी कहते थे मेरे से, यार सीए में भी तो माइक ऐसा माइक होता है। माइक माइक ऊपर। सॉरी सर, सॉरी जी। एक्चुअली क्या होता है सर, मेरे दोस्त भी कहते थे कि सीए में भी तो ऐसा होता है कि आप 90 का करके आए तो उसको तो 80 भी आ गए, तो वो ये नहीं समझ पाते वहाँ पे कि भैया वो प्रैक्टिकल पेपर है, बिल्कुल, फर्स्ट टाइम मार्किंग होगी, पास हो जाएगा वो, उसमें कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है, अपना है बिल्कुल, थ्योरी पेपर, उसका स्कोप है खुला। तो बिल्कुल। सीए में भी सर ऐसा होता है, जैसे आप इस पर एग्री करोगे कि अगर आपका पेपर थ्योरी बेस्ड है तो आपको 100% लिखना ही पड़ेगा, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। 100% करके आना सेम, पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, तो सेम सर रूल यही एप्लीकेबल होगा 100%। और अब हाथ कैसे रुक जाता है वो मेरा उदाहरण है, हम लोग क्या करते हैं सर, काफ़ी लोगों को मैंने देखा हाईलाइट कर देते हैं बुक्स में, स्टिकी नोट्स लगा देते हैं, बट गलती से भी नोट्स नहीं बनाते। और सीएस है लिखने का पेपर, थ्योरी लिखनी पड़ेगी और इंग्लिश अपनी माशाल्लाह होती है, तो वहाँ क्या होता है, दो चीज़ धोखा देती हैं, पहला राइटिंग, दूसरी इंग्लिश। या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो कि आप हैंड टू हैंड कभी बोल रहे हो, या ओरेटर हो, कम्युनिकेटर हो, या काम कर रहे हो तो आपकी राइटिंग हो रही है उसमें, या फिर सर आप लिखना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि 99% बच्चा ऐसा होता है कि वो ना तो ट्रेनिंग में होता है प्रोफेशनल के अंदर, और ना ही वो इतना अच्छे में इंग्लिश होता है, तो आपको नोट्स प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नोट्स बनाओगे एग्जाम से पहले, पेपर दो, मतलब वही बहुत मतलब वही आप कहना चाह रहे हो कि जितने आप नोट्स बनाओगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके एग्जाम के लिए बढ़िया होगा। हाँ सर 100% वो बिल्कुल, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। और एग्जाम से पहले 2.5 घंटे के अंदर, मतलब मेरा टारगेट होता था कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर मुझे पेपर सॉल्व करना है, तो मैं टाइमर सेट करता था 2.5 घंटे का, और मैं टेबल पे बैठ के पेपर लगाता था जैसा एग्जाम हॉल में चल रहा है। एंड यू डोंट बिलीव कि लास्ट पेपर में एग्जामिनर शॉक था
जब मैं जो मैच जैसे ही उठा तो उसने बोला ठीक है बच गए, 3 घंटे पूरे हो गए। तो फिर मैंने सर इंश्योर किया था 2.5 घंटे हुए हैं। अच्छा। तो जान में जान आई थी बच्चों की, हाँ 2.5 घंटे। तो वो हुआ था, मतलब कई बार वो शौक था। और मतलब कई बार ऐसा होता था कि वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा होता था अच्छे से एग्जाम में मेरा, कि ये या तो लिख नहीं रहा है, या ऐसा होता नहीं कि ये पहले उठ जाए तीनों क्लास में। अरे मैंने रिकॉर्ड कायम था, तीनों क्लास सबसे पहले मैं जाता। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे सर बहुत अच्छा एक लगा चीज़ और जब है, जी। लास्ट में ये बोलूँगा कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मत पढ़ो। एग्जाम की जो 10-15 जो पहले का टाइम है ना, उसमें आप जितना मोटिवेट हो सकते हो, जैसे आपको सुन लो, एक बार आपकी कोई भी डांट सुन ली या मोटिवेशन सुन ली, अच्छा, उससे मेरा अंदर मेरा समझ में मेरा आता है करना क्या जा रहा है। मतलब मेरा नालायक बोलना सुन लिया कि मैं नालायक बोल रहा हूँ, ये सुन लो। हाँ बस ये काफ़ी हो जाएगा। आप उसके बाद सर दिमाग चलेगा, क्योंकि आपने रिटर्न नोट्स बनाए हैं, एग्जाम की स्टडी तैयार हुई है, और आप एग्जाम से पहले फ्री थे। क्योंकि मैं हमेशा क्या होता था, वॉक कर ली थोड़ी सी, नॉर्मल रहा, कभी फील नहीं होने दिया कि मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूँ। बच्चे टेंशन में है, एडवांस टेक्स्ट का पेपर टफ आने वाला है, पेपर आने से पहले पता चल गया पेपर टफ आने वाला है। सही बात है। तो तो वो एक अलग ही होती थी। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कई बार हम ना एग्जाम आने से पहले ही थॉट बना लेते हैं, और होता क्या है, वो थॉट हमारे दिमाग में इतना हैवी रहता है कि पेपर अगर आसान भी है तो भी मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली। तो ये आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, एंड थैंक यू सो मच, आपने चारों क्वेश्चन का आंसर दिया। अब बस लास्ट में आपकी तरफ से कोई छोटा सा मैसेज पूरी की पूरी फैमिली के लिए, कि सर मेरी तरफ से ये मैसेज है, ये अगर फॉलो करेंगे ना, तो अगर मेरा रैंक आ सकता है तो इनका भी रैंक आ सकता है। सर इतनी स्ट्रेटजी है, मतलब लास्ट मैसेज मेरा ये है कि जब आप पढ़ो ना, आज भी मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूँ नोवेल भी पढ़ो, उसके होके ही पढ़ो। बहुत बढ़िया। तो ये मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी संभाजी करके जो थे हमारे वॉरियर, उनकी नोवेल पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें जी के पढ़ता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो ये आपको हर पेपर पे एप्लीकेबल करना है, टैक्स में भी, गवर्नेंस में भी, ऑडिट में भी, रम जाओ पढ़ते पढ़ते बस। तो अगर आपने ईमानदारी निभा दी ना सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आपको वो दे देगा जो आपने मतलब एक्सपेक्ट अगर भी नहीं किया होगा। मतलब मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर हम सब्जेक्ट को आई लव यू कहेंगे तो आई लव यू टू कहेगा, यस सर, अगर सेम आई टू हेट सेम, यू कहेंगे तो आई हेट यू टू कहेगा। सेम टू सेम है सर, बिल्कुल तो सर। मतलब उस ये है सब्जेक्ट सर में मैथ, उस सब्जेक्ट में जियो। जियो सर 100%। बहुत क्योंकि बढ़िया मुझे है, सर बहुत आज भी बढ़िया। याद है, मैं जिन सब्जेक्ट में हद से ज़्यादा जिया हूँ, वो था गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस में मैं हद से ज़्यादा जिया हूँ, अभी भी कुछ कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में होंगे। तो उसमें मेरी 61 है, जबकि वो अच्छा ऐसा पेपर था कि मेरे 40 के मार्क्स के भी लाले पड़े हुए थे दिसंबर 19 में। अच्छा। और सेम टू सेम ऑडिट में फेल था, और इसके बाद अब सिर्फ 1 मार्क्स से एग्जाम से चूक गए मेरे वो 59 थे ऑडिट में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब वही है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करते हो और उसमें जीना स्टार्ट करते हो ना, उसको अपना पैशन बनाते हो, तो वो आपको रिजल्ट जरूर देती है। सर एक मिथ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो मिथ मेरे काफ़ी स्टूडेंट का होता है कि आप कुछ भी कर लो, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता। तो सर मुझे CFL में 5 में से 5 मिले हैं, टैक्स में भी मिले हैं, ऑडिट में भी कई क्वेश्चन इसमें उसने 5 में से 5 ही दिए हैं, और इवन मेरे CR भी मतलब में भी मुझे मिले हैं, DR में भी मुझे मिले हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है, सिर्फ मिथ है कि एग्जामिनर नहीं देता। जब आप स्कोप नहीं दे रहे ना कट करने का, तो वो नहीं काटेगा। मतलब ये है कि पूरे में से पूरे नंबर भी मिलते हैं, अगर आपने क्वालिटी दी है ना उसको, तो पूरे में से पूरे भी वो देगा। एग्जैक्टली, हाँ, प्रोवाइडेड कि आपने क्वालिटी दी है, इसको स्कोप मतलब काटने का स्कोप कहीं से कहीं तक नहीं है। बहुत बढ़िया रोनित, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बात करके आज आपसे। एंड थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के आए। एंड थैंक यू सो मच आपको भी, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, और उम्मीद करूंगा आप इनकी बातें मान रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, इस सीरीज का ना मेन पर्पस जो है वो बस वही है कि आपके एग्जाम अगर दिसंबर में है तो दिसंबर में एग्जाम निकलने चाहिए। ठीक है, अगर इन बच्चों का रैंक आया है तो आपका भी रैंक आना चाहिए। अगर ये बच्चे पास हुए तो आप भी हो सकते हो। ऑलवेज ये बात मानो, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब मेरा मानना तो ये है कि अगर सर अगर मेरा आपने भी, सोच लिया ना कि ये काम मुझे करना है, तो आप काम वो कर जाओगे, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच रोनित, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, सेम टाइम पर, सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय थैंक हिंद, यू सो मच सर, थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। यू, बाय बाय रोहित, बाय बाय रोनित।